हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो इससे ठीक पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है ना, यूनियन। तो ये यूनियन भी हम कैसे निकालते थे ये हमने पढ़ा था, क्वेश्चंस भी किए थे इस पर बेस्ड। अब हम जो नेक्स्ट आगे है इसी एक्सरसाइज से, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसी में कंटिन्यू करेंगे। अभी उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है समुच्चयों का, मतलब ये जो हम कर रहे थे ये था क्या, ये था समुच्चयों पे संक्रियाएं थी। तो हमने एक संक्रिया पढ़ ली थी कि समुच्चयों का क्या सम्मिलन हमने पढ़ लिया था। एक संक्रिया की दो समुच्चय हैं, उन पे एक हम अगर संक्रिया लगाए तो वो थी सम्मिलन वाली संक्रिया। ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट आज एक और नई संक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ क्या होता है बच्चों? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो बच्चों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, इसकी डेफिनेशन है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो बच्चों उभयनिष्ठ किसे बोलते हैं? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है बच्चों? सर्वनिष्ठ में ये होता है कि हम जो ए में भी है और जो बी में भी है, मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में ए और बी जो दोनों में होता है, हम अगर वो अवयव हम ले लें, मतलब ए वाले और बी वाले जो दोनों में हैं, कॉमन है जो, ठीक है ना, कॉमन वाले ले लें तो वही क्या कहलाता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो उससे हम नया अगर समुच्चय बना लें तो वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है बच्चों। इसको हम जो प्रतीक है इसको, ठीक है ना, इसे ये है इसका प्रतीक, ठीक है ना, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे प्रतीक, इसे प्रतीक, ये प्रतीक है, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ध्यान से देखोगे पहले जो प्रतीक था वो यू करके था, यूनियन वाला, सम्मिलन वाला। अब ये वाला ठीक उल्टा है इसका, ऐसे करके है। ठीक है, तो ये वाला क्या है? सर्वनिष्ठ है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। और वो पहले वाला कहलाता था यूनियन। ठीक है, तो ये है सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन है ये। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम देखें किसके द्वारा, ए इंटरसेक्शन भी, अभी हम इसको वैसे भी देखेंगे उदाहरण से तो एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, लेकिन पहले इसका समुच्चय निर्माण रूप देख लेते हैं और एक इसका वेन आरेख देख लेते हैं, जो कि हमने यूनियन में भी देखा था। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे, उन सभी एक्स का समुच्चय कि क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा था या पढ़ा था सम्मिलन में, लेकिन अभी हम ए में भी चाहिए और बी में, दोनों में चाहिए। तो अभी या नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स किस में होना चाहिए? बी में भी। ये कंपलसरी कि वो दोनों में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ए ही ए में। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें कॉमन वाले लेने, सीधा से इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो तुम्हें आ जाएगा अच्छे से समझ में कि ये तो यू मैंने बना लिया, ये सार्वत्रिक जो समुच्चय होता है, और दो समुच्चय अगर मैं लूँ, ए है और एक ये बी है। ठीक है ना, ये ए और बी है। अब हम मैं क्या लेना चाहते हैं, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बच्चों कॉमन है, तो तुम्हें कौन सा दिख रहा है कॉमन? ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन है ना, ये देखो ये ए में भी है ये, ठीक है ना, और यही किस में भी है? बी में भी है, तो कॉमन है ना। तो ये कॉमन वाले को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों हो जाता है। बच्चों एक इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 15 जो तुम्हारी बुक में दिया है बच्चों, इसमें लिखा है कि उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि उदाहरण 12 में जो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, मतलब उदाहरण 12 ऑलरेडी तुमने किया हुआ है और वो सम्मिलन वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, उसमें सम्मिलन निकालना था, तो उसमें ए का मान और बी का मान जो था उन्होंने कहा वही वाला ले लो। तो मैंने वो वहाँ से देख के वो मैंने लिख लिया है। तो हमारा उदाहरण जो 12 था उसमें ए का मान था 2 4 6 8 और बी का मान 6 8 10 12 था। वहाँ पे हमें ए यूनियन निकालना था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, मतलब उन्हीं दो समुच्चयों का इस बार इंटरसेक्शन, मतलब इनका सर्वनिष्ठ निकालो, सर्वनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। तो बच्चों क्या बोला मैंने, सर्वनिष्ठ किसे, इसका हल लिख देते हैं। तो बच्चों सर्वनिष्ठ के लिए मैंने क्या बोला, क्या करते हैं? सर्वनिष्ठ जो है उसके लिए चिन्ह ये वाला लगता है। सर्वनिष्ठ में बच्चों ये किया जाता है
कि जो पहले वाले में और जो दूसरे वाले में दोनों में क्या होता है, जो कॉमन होता है, मतलब जो दो ए में भी है और जो बी में भी है, तो वो हम अवयव देखते हैं। 2 है, देखो 2 केवल ये नहीं, 4 नहीं, 6 देखेंगे, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है एक तो आ गया 6, फिर आगे देखेंगे 8, तो 8 भी क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम देखेंगे 2 अवयव 6 और 8 दोनों जगह हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया, बहुत आसान सा ये है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें एक उदाहरण 16 उन्होंने कहा, उदाहरण 16 के लिए उन्होंने कहा कि उदाहरण 14 जो है, ठीक है ना, उदाहरण 14 के एक्स और वाई लेने हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर उदाहरण 14 के एक्स एंड वाई लेने हैं और उसके बाद क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करो। तो बच्चों उदाहरण 14 में एक्स और वाई क्या थे, तुम्हें अगर याद होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बच्चों उदाहरण 14 ये था, देखो ये कराया था ना, माना x बराबर क्या है, राम, गीता, अकबर, ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय जो हॉकी टीम में, ठीक है, 11 के वो बच्चे जो हॉकी टीम में, राम, गीता, अकबर। फिर था y जो समुच्चय था वो गीता, डेविड, अशोक, ये भी 11 के ही विद्यार्थी थे, लेकिन ये क्या थे, विद्यालय की फुटबॉल टीम में थे, ठीक है। तो अब हमें पहले x यूनियन y निकालना था, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। उन्होंने कहा लेकिन ये प्रश्न नंबर उदाहरण 14 वाले कोई x और y देखो, वही x y होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने x इंटरसेक्शन y का है बच्चों। तो x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब है इस बार, मतलब कॉमन, मतलब x में भी हो जो y में भी। तो ध्यान से देखो, जो x में भी हो y में भी, क्या राम है, नहीं, गीता, हाँ गीता यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अकबर है, नहीं, और कुछ भी नहीं है, केवल जो गीता है बच्चों, गीता इधर भी और इधर भी है। तो इसका मतलब है इस बार जो x इंटरसेक्शन जो y आएगा वो क्या आएगा, गीता आएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी तुम तो पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बता दिया सारा का सारा, तो तुम अभी यहाँ पे मैं तुम्हें सीधा बता सकता हूँ कि x इंटरसेक्शन जो y आएगा वो क्या आएगा, खाली गीता। अगर हम इसके बारे में समझाना, वैसे तो पूछा नहीं उन्होंने, अगर ये बताना चाहें कि ये क्या है, तो बच्चों ये वो है, ठीक है, x इंटरसेक्शन y वो है जो कक्षा 11 के वे विद्यार्थी हैं जो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों खेलते हैं। अभी आगे भी तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे ना लास्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पे दोनों वाली बात आती है ना कि दोनों के दोनों ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे समझ जाना कि ये सर्वनिष्ठ आएगा इंटरसेक्शन। और जहाँ पे या वाली बात आती है ना, या ए या बी, वहाँ पे यूनियन लेते हैं, मतलब सम्मिलन लेते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, यू सम्मिलन लेते हैं, जहाँ पे या वाली बात आती है, जहाँ पे भी दोनों, मतलब पहला भी और दो। तो ये क्या है, गीता क्या है, जो हॉकी भी खेलती, क्योंकि वो हॉकी वाले ग्रुप में भी थी और फुटबॉल वाले में कॉमन थी ना वो, तो ये विद्यार्थी जो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो गीता क्या है, गीता हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलती है। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण 17 है, आसान है, कोई माना ये क्वेश्चन दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और बी की वैल्यू दे रखी है 2 3 5 और 7 ये दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा बी, मतलब ये भी बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है, और उसके बाद वो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर, मतलब इसी के बराबर आना चाहिए। तो वो हम करके देख लेते हैं, ठीक है, इसका हल निकाल के देख लेते हैं। हमें ए सर्वनिष्ठ बी, तो क्या करना, ए सर्वनिष्ठ बी वो आएगा ना जो कॉमन होंगे। तो देखो कॉमन कौन कौन से, देखो 2 इसमें भी और इसमें भी, एक में 2 लिख देता हूँ, और कौन सा देखो 3, एक कौन सा कॉमन है 5, एक कौन सा कॉमन है 7 यहाँ पे, और कोई कॉमन है नहीं, 2 3 5 7, ये चारों के चारों यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन है, इसलिए हमारा आंसर ये आ गया। और देखो ध्यान से, हमें चाहिए था कि ए इंटरसेक्शन बी आता, तो देखो बी तो आया ये, ठीक है, तो ये बराबर किसका आ गया, बी आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हो गया, इजीली आराम से ये क्वेश्चन हो गया। हम क्या देखेंगे बच्चों, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म देखेंगे, जैसा कि हमने किसके सम्मिलन के भी गुणधर्म देखे थे ना, कुछ सम्मिलन के, उसी प्रकार से हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म देखेंगे या गुणधर्म देखेंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है बच्चों, कुछ उसी टाइप के हैं,
अगर हम देखें तो सबसे पहला वाला तो वैसा ही है, कैसा क्रम विनिमय नियम था ना, मतलब ए का बी के साथ करते थे सम्मिलन, तो बी का ए के साथ वही आता था ना। ऐसे ही हम अगर सर्वनिष्ठ में भी करें तो ए और बी, ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ करें या बी का ए के साथ करें तो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय। आएंगे बराबर, सोचो, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, क्या होता है सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है ना, तो ए और बी में जो कॉमन है तो बी और ए में कॉमन है, बात तो एक ही है ना, ए बी में कॉमन या बी ए में कॉमन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कौन सा नियम, हमने पढ़ा था साहचर्य का नियम, वहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पे भी हम साहचर्य का नियम पढ़ने जा रहे हैं। अब 3 में हमने करना हो तो 3 के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अगर किसी भी 2 को एक साथ हम कॉमन देखेंगे, ठीक है ना, 2 को एक साथ देखेंगे, मतलब हम ए और बी में जो कॉमन है पहले वो देख लेते हैं, फिर जो आया हमारे पास, फिर इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है वो देख लें। या तो ऐसा कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, पहले बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी का सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं, फिर जो आया हमारे पास सेट उसमें और इसमें कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें साहचर्य नियम भी लागू होता है बच्चों। नेक्स्ट है, इसमें बच्चों तुम वैसे अगर एग्ज़ाम में आता है ना, तुम इसे डायरेक्ट भी, मतलब अगर तुमसे पूछा जाता है ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तुम डायरेक्ट भी मतलब इसको कर सकते हो। कैसे, मतलब तुम्हें वो संख्या देखनी है बस खाली जो ए में भी है, बी में भी और सी में भी, मतलब जो तीनों में है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगर तुम इस तरीके से नहीं करना चाहते एग्ज़ाम में, अगर तुमसे पूछा जाता है ना, तुम ये नहीं करना चाहते कि पहले 2 में देखा फिर 2 उसके बाद इसका इसके साथ देखा, तुम ये भी कर सकते हो। देखो सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, अगर ऐसा हो तो इसमें तुम ये भी देख सकते हो जो ए में भी है, जो बी में भी है, सी में भी। तो ऐसी संख्या तुम्हें देख लेनी है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसी संख्या अगर तुम्हें मिल जाती है तो वही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, उसी से तुम उसका समुच्चय बना लोगे। नेक्स्ट है बच्चों फाई और यू का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फाई का नियम। अगर फाई का हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो कितना आएगा, पहले हम इसको बोलते हैं फाई का नियम। ठीक है ना, तो हम पहले फाई का नियम पढ़ लेते हैं, इसके बाद यू का नियम आएगा, उसे अलग से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे तो उन्होंने साथ में ही दिया एक ही लाइन में, लेकिन हम अलग पढ़ लेंगे। तो फाई इंटरसेक्शन ए, बच्चों खुद ही सोचो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, या सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन ना, कॉमन। तो ए में और इसमें कॉमन, सोचो क्या कॉमन होगा। कॉमन जानते हो, जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी। तो इसमें कुछ होता है क्या, पहले बच्चों ये बताओ। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, खाली है। तो कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। जब ये खाली है और यहाँ पे ए है, कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब है इसका आंसर भी कितना आएगा, फाई आएगा। आ गया होगा समझ में। ठीक है, 2 समुच्चयों के बीच में जो ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब होता है कि हमें कुछ कॉमन लेना है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ हमें अवयव नहीं मिला, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फाई लिख देंगे, तो रिक्त समुच्चय मिलेगा हमें। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम यू का, यू जानते हो ये यू क्या है, यू सार्वत्रिक, यू को ये वो मत समझना, सार्वत्रिक समुच्चय। यू को यहाँ पे यूनियन मतलब सम्मिलन मत समझ लेना, ये उसका चिन्ह है सर्वनिष्ठ का, और ये सार्वत्रिक समुच्चय दिया है। सार्वत्रिक समुच्चय का अगर ए के साथ करें तो खुद ही सोचो, कॉमन, हमें कॉमन चाहिए जो यू में भी हो, जो ए में भी हो। तो ए तो बच्चों यू के अंदर ही होता है ना, ये तो यू के अंदर ही होता है। इसका मतलब जो जो ए के अवयव होंगे वो सब यू में भी होंगे। इसका मतलब कॉमन अवयव कौन से मिलेंगे तुम्हें, वो ए वाले ही सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे मान लो यू है 1 2 3 4 5 और ए है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कुल मिला के हमें आंसर में क्या मिलेगा, ये ए ही तो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए, तो इसको क्या बोल देंगे, यू का नियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम लें ए और ए का ए के साथ ही करें, ठीक है, तो ए और ए में क्या कॉमन आएंगे, सारे ही कॉमन आ जाएंगे। मतलब खुद का खुद के साथ ही हम करेंगे, मतलब ए में 1 2 3 है, ए में दूसरे ए में भी 1 2 3 ही होंगे, और दोनों में कॉमन देखो 1 2 3 ही है, तो कितना आंसर आएगा, ए ही आएगा। जब हमने यहाँ पे ना यूनियन करते थे, पहले सम्मिलन करते थे, तभी भी ऐसा ही होता था, हमें इसके भी लेने थे, इसके भी लेने थे, कुल मिला के सारे लेने थे, तो तभी भी आंसर ए आता था, और अभी भी आंसर क्या आता है, ए ही आएगा। इसे वर्ग सम नियम कहेंगे। ठीक है, तो लास्ट नियम है वितरण का नियम। वितरण वाला जो नियम होता है ना बच्चों, उसके मिक्स करके होता है एक तरीके से वितरण वाला नियम। मिक्स से मेरा मतलब है कि इस वाले नियम में, वितरण वाले नियम में
ठीक है। इस वाले में और नॉर्मली ये जब हम वहाँ पे भी करते थे ना सामान्य संख्याओं पे, वहाँ पे भी मिक्स होता था, मतलब दो संक्रियाएँ एक साथ लगती थी। कौन सी दो संक्रियाएँ हैं बच्चों? इस बार इंटरसेक्शन तो लगेगा, साथ में क्या लगेगा? यूनियन भी लगेगा। मतलब सर्वनिष्ठ तो है, साथ में क्या है? साथ में सम्मिलन भी है। तो ये नॉर्मल संख्याओं में भी ये इस तरीके का रूल होता है। जैसे वितरण नियम ऐसे हो जाता है 2 गुणा, ठीक है ना, और 3 + 5। तो मतलब यहाँ पे एक मिनट में ये दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 2 गुणा 3 धन 5, तो ये कुछ इस तरीके से कि गुणा की भी संक्रिया लग रही है और प्लस की भी लग रही है, ठीक है। ऐसी है यहाँ पे इंटरसेक्शन की भी है, यूनियन की। तो करते कैसे थे इस वाले को? देखो 2 की गुणा किससे कर देते हैं हम? 3 से। ऐसे ही तो करते हैं, 2 की गुणा 3 से प्लस 2 की गुणा 5 से, ऐसे करते हैं ना। ये पता है ना तुम्हें? 2 की गुणा, अगर यहाँ बाहर गुणा में, अंदर यहाँ प्लस में, तो 2 की गुणा 3 से करेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे? 2 की गुणा 5 से। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे करना है। पहले ए का इंटरसेक्शन किससे करेंगे? बी से, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन किससे करेंगे? बी से। ये हो गया, ठीक है। जैसे ये हमने किया था 2 की गुणा 3 से करेंगे ये, ठीक है। अब कौन सा चिन्ह आया था बीच में? ये प्लस वाला ना। तो अब हमने ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ किया, फिर कौन सा चिन्ह आएगा? ये बीच वाला, यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? सी के साथ करेंगे। तो ये बच्चों वितरण का नियम कहलाता है। यहाँ पे भी ये वितरण का ही नियम कहलाता था, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसे करते हैं। इसे बंटन का नियम या वितरण का नियम कहते हैं। वितरण या बंटन का नियम, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड जो इंटरसेक्शन, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो तुम घर से करोगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नॉर्मली 5th है, 6th है और 7th है, लेकिन मैं 5th और 6th तुम्हें घर से करने के लिए दे रहा हूँ। 5th और 6th वाले में मिक्स भी हैं, मतलब इस तरीके से मिल भी जाएंगे ऐसे वाले। तो बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चंस करने के लिए अगर मिल जाएंगे तो क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यही करना है, ये वितरण का नियम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वितरण के नियम, बस तुम्हें नियम पता होने चाहिए। तुम्हें अगर हल करना हो तो ध्यान से देखो कैसे करना है, ठीक है। मान लो तुमसे ये पूछा जाता है कि ये ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, तुम्हें ये निकालना है। ये है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 में ये है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है कि सबसे पहला काम तुम्हें करना है, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इस वाले को सॉल्व कर लेना। तो पहले तुम्हें बी और सी का यूनियन निकाल लेना है, ठीक है। बी और सी का यूनियन निकाल लेना, तो सम्मिलन निकाल लेना है। वो तुम्हें आता ही है तो निकाल लोगे, यहाँ पे कुछ तुम्हें मिल जाएगा, बी यूनियन सी का निकालेंगे। अब जो आया उसका सर्वनिष्ठ किसके साथ ले लोगे? ए के साथ, मतलब कॉमन ले लोगे। ए में और इसमें क्या कॉमन है, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आया समझ में क्या बोला मैंने बोला पहले इसको सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को, फिर जो आया उसके साथ ए का हम सॉल्व करेंगे, मतलब सर्वनिष्ठ निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कुछ इस टाइप से भी है, जो प्रश्न नंबर 6 में ही है। मतलब प्रश्न नंबर 6 में उन्होंने ए बी सी डी सब दे दिए, ठीक है। बता ही देता हूँ तुम्हें बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 6 है ना, प्रश्न नंबर 5 में ना फाइंड द इंटर, मतलब सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, जो प्रश्न नंबर 1 में दिए थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 देखना, और पहले तुमसे सम्मिलन पूछे होंगे प्रश्न नंबर 1 में, अब सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी भी दे रखा है। तो ये सब निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो ये है ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी, इसका मतलब है बच्चों कि ए सी और डी तीनों में जो कॉमन है, जो ए में भी है, सी में भी, डी में, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इस तरीके से, ये मैंने अभी बताया ये वाला। तो इस वाले में मैंने बोला ना क्या करेंगे, पहले बी और सी में हम सम्मिलन निकालेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था सम्मिलन, बी और सी का सम्मिलन। अब जो यहाँ पे आंसर आया उसका और ए का, उसमें हम क्या देख लेंगे? कॉमन देख लेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों ये भी हो जाएगा। ये वाले में भी सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है। ये वाला देखो, ये मैं बोल रहा था, इसमें तुम्हें क्या करना है? पहले बच्चों ए और बी का क्या निकालना है? ए और बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन, ठीक है, मिल गया। फिर क्या करना है? बी और सी का क्या निकाल लेना? यूनियन, सम्मिलन, वो भी निकल गया। तो तुम्हें एक समुच्चय यहाँ मिला, एक समुच्चय ये मिला, ठीक है। अब इन दोनों समुच्चयों के में क्या निकालना है? देखो क्या लिखा हुआ है, सर्वनिष्ठ ना, तो इसका मतलब जो ये समुच्चय है, इन दोनों में कॉमन देख लेना, क्या कॉमन है, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेम बच्चों ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 भी इस पे ही है, इंटरसेक्शन पे ही है, मतलब सर्वनिष्ठ पे ही है, लेकिन ये मैं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये दोनों होमवर्क हैं तुम्हारे।
तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये है पहला जो समुच्चय ए है, लिखा है एक्स, इन सभी संख्याओं का समुच्चय कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसमें सब प्राकृत संख्याएँ आ जाएंगी। बी क्या है, एक्स एक समप्राकृत संख्या है, इसमें सारी समप्राकृत संख्याएँ आ जाएंगी। मतलब इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 10, इस तरीके से आ जाएगा। एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब विषम में कौन कौन से आ जाएंगी, 1 3 5 7 ऐसे आ जाएंगी। और डी है, एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य में कौन कौन सी आती है बच्चों, अभाज्य आती है 2 3 5 7 11 13, इस तरीके की संख्याएँ आती हैं ना। तो अब हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से निकालने के लिए। तो बच्चों हम करने के लिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर, लेकिन इसके हल में अगर हम इनको एक बार लिख देना अगर, तो हमारे लिए और आसान सा हो जाएगा। देखो मतलब मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर इनको ही रोस्टर रूप में लिखें थोड़ा हमारे लिए अच्छा रह जाएगा। जैसे प्राकृत संख्याएँ तो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाती है ना, तो 3 डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, इससे बस ये होगा कि तुमको हेल्प मिलेगी काफ़ी। समप्राकृत संख्या है ना, तो क्या होती है 2 4 6 8 10, इस तरीके से होगा ना, 3 डॉट लगा देता हूँ। बच्चों विषम प्राकृत संख्या है ना, एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, इस तरीके से संख्याएँ आएंगी ना। ठीक है, और डी क्या है, एक अभाज्य संख्या। वैसे सही बताऊँ तो इसको लिख तो नहीं सकते इसको ऐसे, ठीक है ना, रोस्टर रूप में लिख नहीं पाते, क्योंकि मैंने बोला लिख केवल उन्हीं को पाते हैं जिनका एक क्रम बनता है। जैसे इसमें कोई क्रम बन नहीं पाता है एक ढंग से। ठीक है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ फिर भी, क्या, ताकि तुम्हें समझ में जाए। कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है अभाज्य संख्या, और क्या होती है, 5 होती है, 7 होती है अभाज्य, मतलब जो केवल स्वयं से जाती है या फिर किससे जाती है, एक से जाती है, विभाज्य होती है, तो 11 हो गई। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना। हालांकि एक भी संख्या क्या होती है, एक से भी जाती है, स्वयं से भी जाती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्याएँ 2 से शुरू होती हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से हो गई ना संख्याएँ। तो इसको मैं डॉट 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 लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, सामान्यतः से हम लिखते नहीं हैं ऐसे, तो ये केवल समझाने के लिए तुम्हें मैंने ये वाले को नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, औरों को तो लिख सकते हैं। तो बच्चों अब मैंने समझाने के लिए किया है तुम्हें। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, ए सर्वनिष्ठ बी, तो बच्चों देखो ए और ए सर्वनिष्ठ बी का क्या मतलब हुआ, ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब हुआ ए और बी में कॉमन। तो देखो बच्चों ये है ए और ये है बी, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो। ये प्राकृत संख्या है, ये सम प्राकृत संख्या है, तो कॉमन क्या है, देखो कॉमन 2 कॉमन है, बिल्कुल 4 कॉमन है, इसका 6 ये भी कॉमन होगा, ये भी तो प्राकृत संख्या है कॉमन, 8 कॉमन होगी, इसका 10 कॉमन होगी। इसका मतलब कौन सी संख्याएँ मिल रही है हमें, 2 4 6 8 10, हमको तो यही मिल रहा है। तो खुद ही दिमाग भी लड़ाओ, प्राकृत संख्याएँ और सम प्राकृत संख्या, तो कॉमन क्या आएगा, सम प्राकृत संख्याएँ तो कॉमन आएंगी जो दोनों में होंगी। सम प्राकृत संख्या यहाँ भी होंगी और सम प्राकृत संख्या इसके अंदर भी तो होंगी, इस प्राकृत संख्याओं में ही तो आती हैं, वो तो कॉमन हो गई ना। लेकिन इससे तो और क्लियर हो गया हमें कि कॉमन 2 4 6 2 4 6 ये सब। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, ए और बी में हमने कॉमन देखा तो बी आया, मतलब ये क्या होंगी, एक्स क्या है, एक सम प्राकृत संख्या। बच्चों इसका कॉमन में हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, अगर हम कॉमन करके देखें। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, बी। ठीक है, वैसे करके लिखना चाहते हो तुम वैसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम इस वाले रूप में भी लिखना चाहते हो, 2 4 6 हमने ऐसे करके चेक किया था ना, तो ऐसे भी लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर ये तो रोस्टर रूप हो गया, और अगर तुम समुच्चय निर्माण में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों नेक्स्ट है, सेकेंड पार्ट है इसका, ए सर्वनिष्ठ सी, ए और सी में कॉमन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ये भी बच्चों ऐसी है सेम, ए और सी में कॉमन, ये है ए ये है सी, मतलब एक प्राकृत संख्या और दूसरी है एक विषम प्राकृत संख्या। तो दोनों में क्या कॉमन होगा, प्राकृत और विषम प्राकृत। कॉमन विषम प्राकृत ही तो होगा, चेक करके भी देख लेते हैं, ये ए है और ये सी है, तो कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा जो दोनों में है, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। इसका मतलब है जो ये सी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें तो 1 3 हमने जो देखा यहाँ से हमें ये मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक्स, अगर इसे हम उसमें लिखना चाहें
इसमें समुच्चय निर्माण रूप में, तो x एक विषम प्राकृत संख्या है। और दूसरा हम इसको लिखना चाहें विषम प्राकृत संख्या, ये कौन सा समुच्चय मिला हमें, ये ऑलरेडी एक समुच्चय दिया है विषम प्राकृत वाला, क्या दिया है, सी। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, सी आ गया। बच्चों नेक्स्ट है थर्ड, ए और डी में, ठीक है ना, ए और डी में कॉमन लेंगे। तो बच्चों ए और डी में तो ये भी सेम ऐसा ही है बच्चों, देखो ये है ए, ये है डी, तो इन दोनों में, ठीक है ना, ए मतलब x एक प्राकृत संख्या है और क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्याएं भी तो यहाँ अंदर सारी अभाज्य संख्याएं तो होती तो इसमें भी, मतलब 2 यहाँ पे भी होगा, 3 यहाँ भी होगा, 5 यहाँ भी होगा, तो कॉमन लेंगे तो यही तो आएगा फिर से, मतलब सम प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या के साथ कॉमन लिया तो सम आया था, विषम का प्राकृत के साथ कॉमन लिया तो विषम आया था, अभाज्य का भी प्राकृत के साथ कॉमन लेंगे तो फिर से क्या आएगा, अभाज्य ही आंसर आएगा, मतलब डी आंसर आएगा। ए और डी में हमने कॉमन देखना, तो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन होगा, 11, इस तरीके से इसका आंसर भी बच्चों क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा कि x क्या है, एक, इसको ऐसे रोस्टर रूप में ना ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, x एक अभाज्य, x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये कौन सा वाला आंसर है हमारा, x एक अभाज्य संख्या, ये डी है, ठीक है। यहाँ पे ढंग से लिखना था x एक, और यहाँ पे भी x इस तरीके से लिखना था, तो बच्चों ये आ गया है। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे इसका 4th पार्ट, ठीक है। 4th में है b इंटरसेक्शन c, b का c के साथ, तो देखें ज़रा। तो बच्चों b मतलब x एक सम प्राकृत संख्या, और c क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। b मतलब सम है और ये c क्या है, विषम है। तो हमें देखना इन दोनों में कॉमन, मतलब जो b में भी और c में, तो बच्चों सम और विषम इनमें कुछ कॉमन आ सकता है, वैसे भी सोचो, एक सम है और एक विषम है, कुछ कॉमन है जो यहाँ भी हो यहाँ भी, देखो एक यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3। सम और विषम में कभी कुछ कॉमन हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो सम होंगी वो विषम नहीं होंगी, जो विषम होंगी वो सम नहीं होंगी। इसका मतलब है बी और सी में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। कुछ भी कॉमन नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ, कौन सा समुच्चय बोलते हैं उसे, जब हमें कुछ भी नहीं मिलता, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे बोलते हैं फाई, मतलब रिक्त समुच्चय। तो इस तरीके से हम इसका आंसर, हमें क्योंकि कोई भी अवयव नहीं मिला तो इसका आंसर रिक्त समुच्चय हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों B इंटरसेक्शन D, मतलब B और D में क्या कॉमन है, ज़रा देखें। B और D में कॉमन, मतलब B है x एक सम प्राकृत संख्या और एक अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो सम प्राकृत संख्या भी और अभाज्य भी हो। तो बच्चों कुछ कॉमन हो सकता है जो सम भी और अभाज्य भी। तो ध्यान से देखोगे इनमें B और D में केवल एक ही कॉमन है, मतलब अभाज्य संख्या भी वो होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। एकमात्र सम अभाज्य संख्या बच्चों केवल 2 होती है, ठीक है ना, 2 संख्या क्या होती है इसमें सम आती है, बाकी सारी संख्याएं विषम होती हैं आगे, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। आगे की जो भी हमें संख्याएं मिलेगी 17, 19, सारी की सारी क्या होती है, विषम मिलती है। तो एकमात्र जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। तो हमें बी और डी में कॉमन देखना था, सम प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमें इसमें क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, तो हमें बस ब्रैकेट करना है और इसके अंदर 2 लिख देना, तो हमें यही हमारा आंसर है इसमें 2, ठीक है। और लास्ट बच्चों हम इसका छठा C इंटरसेक्शन D, C और D में क्या कॉमन है ज़रा देखते हैं। तो बच्चों C और D में अगर कॉमन देखें, C है x एक विषम प्राकृत संख्या और x एक अभाज्य संख्या, तो क्या कॉमन आएगा, मतलब विषम 1, 3, 5, 7 और 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, कॉमन है 3, 5, 7, इसका मतलब है ये सब संख्याएं कॉमन है, इसके बाद जो भी आएंगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब संख्याएं कॉमन है 2 को छोड़ के, ठीक है। लेकिन अब मैंने जैसे कि बताया तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते रोस्टर में, ये मैंने खाली ऐसे लिखा रखा है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे ही लिखा दिया खाली तुम्हारे उसके लिए, ठीक है, कि तुमको क्या हो जाए, खाली पता चल जाए, ताकि ऐसे जो मैं कॉमन करके बता रहा हूँ ना, तो ताकि तुम्हें बता पाऊँ मैं, इसलिए मैंने लिखा है। नॉर्मली जिसमें सीक्वेंस में कुछ पता नहीं चलता कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो इनको हम रोस्टर रूप में लिखते नहीं हैं। तो बच्चों कैसे लिखना है, अब बनेगा 3, 5, 7, 11, 13, तो तुम्हें लेकिन इसको एक साथ मिला के लिख लो, मतलब ये 3, 5, 7, 11, 13 कौन सी संख्या है, देखो हमें कॉमन चाहिए ना, जो विषम भी हो
विषम प्राकृत संख्या भी और अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका आंसर, हम इसका आंसर बोल सकते हैं कि कौन सी संख्या, विषम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं इसे। मतलब अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या है जो विषम है, मतलब इसे 2 को हटा देंगे, जो सम है उसको हटा देंगे, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या बोल सकते हैं, विषम अभाज्य संख्याएँ। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x एक विषम अभाज्य संख्या, मतलब जो विषम भी है और अभाज्य भी है, तो इसमें सब ये आ जाएंगे कॉमन वाले। बच्चों इसके उसमें हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्या है आंसर, x एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, मतलब जो दोनों हैं, तो सी में भी है और डी में भी है। ठीक है, सी और डी दोनों में है, तो सी और डी जो दोनों के कॉमन वाले लेंगे तो वो कैसी संख्या आएंगी, वो ऐसी संख्या आएंगी जो विषम भी होंगी और अभाज्य भी होंगी, तो विषम अभाज्य संख्याएँ होंगी। इसको ऐसे लिखना, ज़रा ध्यान रखना है, x एक विषम अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया। और इसमें जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है, होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चन नंबर इसका 5 करना है। ठीक है ना, तो प्रश्नावली कौन सी चल रही है हमारी, 1.4। ठीक है ना, 1.4 का प्रश्न नंबर 5 और 6 ये होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी इसमें बचा हुआ है अभी अंतर है या संयुक्त असंयुक्त समुच्चय, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।